हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। जो बच्चे इवनिंग वाले पेपर देने जा रहे हैं ना एसएसटी का, तो उनको मैं एक तरह से रिवाइज करवा रहा हूँ। और जो मैंने पुरानी वीडियोस बना रखी है आप उसको देख लेना। ये मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर है ना। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ये आया था ना, इसमें मैं मॉर्निंग वाले बच्चे का पेपर दिखा रहा हूँ ना। तो यहाँ पर आया था कि भाई एक जो लीडर है वो मना कर रहा है कि भाई स्टेट में हम अपने दूसरे जो स्टेट के हैं ना उनके लोगों को काम नहीं करने देंगे। तो जैसे यहाँ पर कौन सा राइट छीना जा रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा रहा है ना। तो आपसे जैसे ये पूछ सकता है कि भाई अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम करवा रहे हैं तो वो कौन सा उसका अधिकार छीना जा रहा है। तो आप बता दोगे कि उसका कौन सा छीना जा रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन है ना। अगर आपसे ये पूछेगा कि भाई कौन सा फंडामेंटल राइट है जो आपको प्रोटेक्शन देता है, 5 राइट की रक्षा करता है, तो आप बता दोगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है। ठीक है। और कौन सा राइट है जिसमें आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ठीक है। अब आपसे अगर ये पूछे कि कितने फंडामेंटल राइट हैं, तो आप बता दोगे 6 फंडामेंटल राइट है। अगर आपसे ड्यूटीज पूछ रहा है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी हैं, तो आप बता देना कि भाई 11 ड्यूटीज हैं। ठीक है। और अगर पूछे कि कोई ड्यूटीज बताओ कौन कौन सी हैं, तो आप बोलोगे कि हमें देश की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है। और देश के जो नेशनल जो सिंबल्स होते हैं उनकी हमें क्या करनी चाहिए, प्रिवेंशन करनी चाहिए। ठीक है। उनका सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। जैसे अब मैं थोड़ा थोड़ा चैप्टर हर किसी में से एक तरह से ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अगर आपसे ये पूछेगा रिसोर्स क्या है, तो बोलोगे जो मनुष्य अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग करता है उसे रिसोर्स कहते हैं। वैसे ये चैप्टर आ नहीं रहा है, ठीक है, इसको छोड़ो। ठीक है। तो ये है ना, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो आपको पता होगा कि मैंने इस चैप्टर को अच्छे से समझा दिया। तो जो बच्चे अगर नहीं जानते तो वो वीडियो देख लेना, मैंने अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। अब फिर भी मैं बताता हूँ, अगर आपसे पूछेगा लैंड का यूज़ क्या होता है, तो बता दो लैंड का जो यूज़ होता है एग्रीकल्चर में होता है, जंगल में के लिए यूज़ होता है, माइनिंग करने के लिए होता है। तो फिर इसमें नॉर्मली ये पूछ लेता है कि भाई लैंड जो है ना, लैंड उसको हम कैसे बचा सकते हैं। भाई पेड़ों की कटाई को रोक कर बचा सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करके कर सकते हैं। ठीक है। और जो है जितने भी जगह जहाँ पर वेस्ट जगह नजर आते हैं तो वहाँ प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं। और फिर एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि जो मिट्टी है ना, मिट्टी कैसे बनती है, तो मिट्टी में किस किस का रोल होता है। तो आप ये बता सकते हो कि मिट्टी में जो है पेरेंट रॉक का रोल होता है, क्लाइमेट का रोल होता है, टाइम का रोल होता है, क्योंकि टाइम बीतता जाता है तो उससे भी मिट्टी बनने में हेल्प होती है। रिलीफ और फ्लोरा और फौना भी हेल्प करती है मिट्टी को बनाने में। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड होता है कि मिट्टी को बचाने के तरीके कौन कौन से हैं। तो आप मल्चिंग कर सकते हो, आप काउंटर बैरियर का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो एग्जाम में ना ये लाइन लिखी आ रहती है, आपको ये बताना पड़ेगा। जैसे एग्जाम में लिखा गया कि स्टोन, ग्रास, सोइल का यूज़ किया जा रहा है बैरियर बनाने के लिए। ठीक है। तो वो कौन सी होगी, तो काउंटर बैरियर उसको बोलेंगे हम, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि प्लॉइंग कर रहे हैं पैरेलल, ठीक है, काउंटर में कर रहे हैं हिल स्लॉप में, तो किसका प्रयोग करेंगे, बोलेंगे काउंटर प्लॉइंग का प्रयोग करेंगे। तो काउंटर से तो काउंटर पता ही लग जाएगा। ठीक है। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि इसमें अलग अलग फसल उगा दी जाती हैं रो में। जैसे एक यहाँ कोई और फसल, फिर यहाँ कोई और फसल, यहाँ कोई और फसल, फिर यहाँ कोई और फसल। इससे क्या होगा, मिट्टी बह के नहीं जाएगी। तो इंटरक्रॉपिंग में ये होता है। अल्टरनेट याद रखना, एक एक वर्ड याद रख लो हर किसी में। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है कि इसमें फ्लैट सर्फेस पर क्या कर दिया जाता है, फसल को उगा दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें और ये फ्लैट स्टैप होती है, ठीक है, टेरेस की तरह। और ये पिक्चर देख लो, ये कैसी है, टेरेस फार्मिंग है, ये काउंटर प्लाइंग है, और ये शेल्टर शेल्टर वाली है। ठीक है। तो और पानी जैसे कितना परसेंट है पूरे वर्ल्ड में, तो 2.7% है, और 70% उसमें ग्लेशियर में बना हुआ है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको ऐसे रिवाइज करा रहा हूँ। और जीवों को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन से कदम गवर्नमेंट ने उठाए हैं, तो आप बता देना। वन महोत्सव चलाया हुआ है, नेशनल पार्क बनाए हुए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हुए हैं। ठीक है। और ये साइट्स पढ़ लेना एक बार कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है। तो इस तरीके से जो खतरे में है ना उनको बचाने के लिए ये कदम उठाया गया। ठीक है। उसके बाद जितने भी, ठीक है, जितने भी ये आप देखते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स या मैचिंग के रूप में, ये एक बार सारा पढ़ लेंगे क्योंकि इसी को क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। ह्यूमस याद रखना क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है। जो डिपोजिट हो जाता है टॉप सॉइल पर। उसके बाद हम एग्रीकल्चर चैप्टर पे आ जाते हैं। तो एग्रीकल्चर चैप्टर में देखो आपको 3 पता होनी चाहिए एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है। 3 एक्टिविटीज पता होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर किस में आता है, प्राइमरी में आता है। किस में आता है,
प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में जो जमीन को खोदते हैं ना, ठीक है, या मछली पालन कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, वो प्राइमरी में आएगा। सेकेंडरी क्या होता है, जिसमें चीज़ों का निर्माण किया जाता है, जैसे गन्ने से हम चीनी बना रहे हैं, कपास से कपड़ा बना रहे हैं, तो वो सेकेंडरी में आता है। टर्शरी में कौन आता है, जो हम सर्विस देते हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, सर्विस हो गई, ठीक है, ट्रेड हो गया, बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, जो लॉयर हो गए, ये सब किस में आते हैं, टर्शरी में आते हैं। एक बार इसको जरूर पढ़ लेना कि अगर एग्रीकल्चर से जुड़ जाते हैं तो उसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि एक कला है मिट्टी को कल्टीवेट करने की, जिसमें फसल उगाई जाएगी। अगर एग्री को शहरी को हम कल्चर से जोड़ देंगे तो सिल्क वॉर्म को पाला जाता है। अगर हम, ठीक है, पीसी को कल्चर से जोड़ देंगे तो इसमें क्या है कि इसमें मछलियों को पाला जाता है, मेन ज्यादातर को। और अगर हमने मिट्टी को कल्चर से जोड़ दिया तो हम इसमें ग्रेप्स वगैरह उगा रहे हैं, अंगूर वगैरह। होरी को कल्चर से जोड़ रहे हैं तो इसमें सब्जियां, फूल, फल वगैरह हम इसमें उगा रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद देखो, अगर आपसे पूछेगा ना इंटेंसिव फार्मिंग क्या है, मतलब जब अगर सिर्फ इंटेंसिव पूछे तो थोड़ी सी जमीन पर ना कैपिटल ज़्यादा लगाई जाती है, लेबर ज़्यादा लगाया जाता है, तो वहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा ग्रो करा जाता है क्रॉप्स को। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे इंडिया है ना, उस पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। अगर आप मान लो ये आ जाए इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, तो ये भी वही है कि मतलब सब्सटेंस मतलब होता है कि अपने लिए उगाना, ठीक है। सप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है, केवल अपने लिए उगाना, जो उगाया आपने खुद यूज कर लिया, ठीक है। तो जब इंटेंसिव लगाते जाएगा तो उसमें अपने लिए तो उगा रहे हैं, लेकिन उसमें ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि कुछ बाहर भी बिक जाए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पर इन्होंने इन्होंने डीपली नहीं दिया आपके एग्जाम में, मतलब आपके सिलेबस में। जब से 10वीं में पढ़ते हैं तो थोड़ा उसमें डीपली दे रखा है। अगर आपसे इंटेंसिव स्टूडेंट फार्म बोलेंगे तो बोलेंगे थोड़ी सी जमीन होती है, ठीक है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है, लिखा है ना ये देखो। और इसमें क्या करते हैं हम, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेबर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, ठीक है, और हमारी जो नीड्स है वो पूरी हो सके। फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब पता है क्या होता है, जब आपने पहले यहाँ पर फसल को ग्रो किया, क्रॉप को ग्रो किया, फिर यहाँ से हटके फिर दूसरी जगह चले गए। तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं ना, तो वहाँ पर फिर आप क्या करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आ जाता है। इसका नाम होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। मतलब आपने पहले इलाके को जलाया, फिर वहाँ खेती करी, फिर आगे चले गए, फिर जलाया, फिर खेती कर दी। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, जिसमें स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर कहते हैं, इसको झूमिंग कहा जाता है ईस्ट इंडिया में, ठीक है, मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको में, रोका कहा जाता है ब्राजील में, ठीक है, और लद्दाख कहा जाता है मलेशिया में। आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नोमैडिक हर्डिंग किसे कहते हैं। नोमैडिक हर्डिंग मतलब ये ना, जो वो होते हैं ना खानाबदोश लोग, जो अपने पशुओं को लेकर जाते हैं इधर से उधर, पशु को चराने के लिए, मतलब पशुओं की चराई का ही काम करते हैं, ये एक जगह नहीं रहते हैं। जैसे ये देखो बहुत बड़ी मात्रा में जानवर वगैरह है, तो ये क्या करेंगे, वहां पे अगर घास फूस खत्म हो गई तो फिर वो आगे की और दूसरी जगह चले जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं, जैसे शिप हो गई, कैमल हो गई, याक हो गया, गोट हो गया। तो ये क्या करते हैं, किसानों को अपना सामान दे देते हैं, बदले में किसानों से अनाज वगैरह ले लेते हैं। इस तरीके से इनका जीवन यापन चलता रहता है। कमर्शियल फार्मिंग तो मतलब जहाँ बहुत बड़े लार्ज स्केल में की जाती है, जिसका मोटिव अर्निंग करना होता है, ठीक है। इसमें बहुत बड़े लेवल पर जो है क्रॉप्स को ग्रो करवाया जाता है, वीट हो गई, मेज हो गई, बहुत सारी क्रॉप्स इसमें हो सकती है। अगर मिक्स फार्मिंग पूछेगा तो आप बता दें, मिक्स फार्मिंग का मतलब यह है कि उसमें आप फॉडर क्रॉप भी ग्रो करवा रहे हो, आप उसमें पशुओं को भी पाल रहे हो। पता है फॉडर क्रॉप क्या होता है, जो पशुओं को खिलाने के लिए क्रॉप चाहिए होती है, और आप दूसरी फूड जो क्रॉप है वो भी आप ग्रो करवा रहे हो, ठीक है। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, प्लांटेशन में आप सिंपल याद रख लो, प्लांटेशन में क्या होता है कि ये पहले तो आप लिख देना कि ये कमर्शियल फार्मिंग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली एक ही क्रॉप जो है ग्रो करवाई जाती है लार्ज स्केल पर, ठीक है। और इसमें कौन आता है, इसमें पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। टी हो गया, कॉफी हो गया, शुगर केन हो गया। देखो कैश्यू पूछ लिया था एक बार कि भाई ये जो काजू है किस में आएगा, रबड़ किस में आएगी, बनाना किस में आएगा, तो प्लांटेशन में आएगा, ठीक है। और ये प्लांटेशन ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन में किया जाता है। इसमें रबर मलेशिया में उगाया जाता है, कॉफी ब्राजील में उगाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है कि कॉफी, एग्जाम में बोलेगा उस मतलब क्रॉप का क्या टाइप है या क्या नेम है, जो कॉफी जो है ब्राजील में उगती है, टी इंडिया में उगती है, श्रीलंका में जो है कुछ इसके एग्जाम्पल है टी के, तो रबर मलेशिया में उगती है, तो ये प्लांटेशन है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखो, अगर आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाई राइस के बारे में बताइए, उसका पूरा पैटर्न बताइए, या उसकी जो फिजिकल फीचर्स हैं वो बताइए,
जैसे राइस के ऊपर करैक्टरिस्टिक्स आ जाए तो आप ये बता देना कि राइस जो है वो फूड क्रॉप है, पहली बात, ठीक है। फिर आप बता देना कि राइस जो है वो हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। और सेकंड नंबर पर इंडिया है, फर्स्ट नंबर पे चाइना में प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में। 4 पॉइंट लिख देना, किसी का भी आ सकता है, आता जरूर है। वीट का आ जाएगा तो आप वीट का बता दीजिएगा, ठीक है। वीट में भी इंडिया सेकंड नंबर पे ही है, ठीक है, उगाने में। तो यूएस से कनाडा यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उगता है इसको। इंडिया में जो विंटर में ग्रो किया जाता है वीट को, ठीक है। अब देखो कटने वाला है ना सारा। फिर मिलेट है। मिलेट क्या होते हैं, ये बहुत कम बारिश जहाँ होती है ना वहां पर इन्हें उगाया जाता है मिलेट्स को, ठीक है। मिलेट्स के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो ज्वार है, बाजरा है, रागी है। फिर मेज पे आ जाओ। मेज के लिए भी मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर उगता है, जैसे ब्राजील में, चाइना में, 2-3 याद रख लो बस। कॉटन के लिए भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। और रेनफॉल इसके लिए लाइट चाहिए होता है। चाइना यूएसए के अंदर है। देखो जूट के ऊपर क्वेश्चन बहुत बड़ा है। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हैवी रेनफॉल चाहिए होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, मतलब हवा के अंदर नमी होनी चाहिए। और ये कॉफ़ी जो है वार्म और वेट क्लाइमेट में होता है। और आपको पता है कि कॉफ़ी में ब्राज़ील बहुत आगे है, ठीक है। और फिर इंडिया भी है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद टी है। टी भी एक प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। और ये कूल क्लाइमेट में चाहिए होती है टी, ठीक है। असम में आपको पता ही होगा, असम में भारत में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। और केन्या के अंदर, इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर ये है। तो मेन तो था अभी ये एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए पोल्यूशन को कैसे बचाना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करनी चाहिए। और क्रॉप जो है हमें इस प्रकार से ग्रो करनी चाहिए कि उससे पोल्यूशन स्प्रेड ना हो, केमिकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें HYV भी पता है क्या होते हैं, जो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स होते हैं, इससे फसल जो होती है वो जल्दी ग्रो हो जाती है, ठीक है। देखो ये यूएसए का फार्म का एग्जांपल दे रखा है, मतलब यूएसए की सिचुएशन बहुत हमसे अच्छी है। और जबकि हमारे इंडिया के अंदर भी लोगों के पास बहुत छोटे छोटे क्रॉप के फील्ड्स हैं, ठीक है। तो अब ये तो वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक तरह से थोड़ा थोड़ा रिवाइज में करा रहा हूँ। एक बार ये सारे के सारे जरूर पढ़ना, एक एक नंबर वाले। और ये ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना। आप देखो यहाँ पर बोला कि इंडिया जो है एग्रीकल्चर में प्राइमरी एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि आप बताओगे कि इंडिया में लगभग 50% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी से ही जुड़े हुए हैं, और वही उनका एम्प्लॉयमेंट है। और इंडिया में मतलब बहुत से जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं, एग्रीकल्चर के काम ही करते रहते हैं। और बहुत सारी क्रॉप्स जो है इंडिया में ग्रो की जाती है। इंडिया में कई प्रकार का क्लाइमेट है, तो ऐसे बना बना के लिख देना। बाकी अगर पढ़ा हुआ है तो और अच्छी बात है, ठीक है। फिर इंडस्ट्री वाला चैप्टर है। अब देखो इंडस्ट्री किस में आती है, सेकेंडरी में आती है। किस में आती है, सेकेंडरी। जिसे मैन्युफैक्चरिंग में भी कहा जाता है। अगर कोई पूछेगा इंडस्ट्री क्या है, तो बोलोगे एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पर गुड्स को ना, या जो हमें मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, तो उनका हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करके उसे यूजफुल फॉर्म में लेकर आ जाते हैं, जिसमें हम बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि कोयल जो है वो माइनिंग इंडस्ट्री में आता है। टूरिज्म जो है वो इंडस्ट्री जो सर्विस प्रोवाइडर में आती है, सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री है ना। तो टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा आज इम्पोर्टेंट है। और देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, आपसे पूछ लेगा रॉ मटेरियल जो है ना, रॉ मटेरियल के बेस पर कौन कौन सी इंडस्ट्री होती है। तो आप रॉ मटेरियल के बेस पर अगर पूछेगा ना, रॉ मटेरियल के बेस पर आप बोलोगे एक एग्रो बेस्ड होती है, ठीक है। दूसरी मिनरल बेस्ड होती हैं, ठीक है। तीसरी मैरिन बेस्ड होती हैं। चौथी फॉरेस्ट बेस्ड होती हैं। अगर आपसे पूछेगा एग्रो बेस्ड कौन सी होती है, तो बोलोगे जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, इनसे जो प्रोडक्शन करवाया जाता है ना, रॉ मटेरियल का यूज़ करके कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो एग्रो बेस्ड होती है। मतलब समझ में आई। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब जो पौधों से, जानवरों से कच्चा माल लेकर उसका निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे हमने सब्जियां ली तो उसे तेल निकाला, कॉटन ली तो उसे हमने कपड़े में बना दिया, ठीक है। और हमने जानवरों से लेदर लिया तो उसको हमने जूते वगैरह बहुत सी चीजें बनाने लग गए। तो ये इसमें आएगी, एग्रो बेस में आएगी। दूसरा मिनरल बेस का मतलब होता है जब हम जमीन से खोद के कुछ निकालते हैं। जैसे हमने लोहा निकाला, अब लोहा प्योर तो निकलेगा नहीं, आयरन और निकलेगा, तो उससे हमने फिर शीट्स बना रहे हैं, हम दरवाजे बना रहे हैं, तो वो मिनरल्स में आ जाएंगे। ऐसे ही मैरिन का मतलब जो मछली वगैरह जो पालते हैं ना, उससे जो हम चीज़ें निर्माण करते हैं, मतलब जो समुद्र से जो चीज़ें पाई जाती हैं। फिर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब क्या है, जंगल से जो चीज़ें मिलती है। जैसे जंगल से हमें लकड़ी मिलती है तो उससे हम पेपर बनाएंगे, हाँ है ना, दवाइयाँ बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। तो ये फॉरेस्ट बेस्ड आ जाएगी।
फिर आ जाओ साइज के बेस पर। अगर आपसे पूछेंगे ना साइज के बेस पर इंडस्ट्री कौन सी होती है, तो आप बता दोगे साइज के बेस पर एक जो है इंडस्ट्री होती है जो स्मॉल स्केल होती है, और एक होती है लार्ज स्केल। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप बोलोगे जिसमें प्रोडक्शन जो है वो कम होता है, जिसमें रॉ मटेरियल जो है कम रिक्वायरमेंट होती है या छोटे लेवल पर होता है, ठीक है। और हाई लेवल जिसमें किसी कहेंगे, या लार्ज इंडस्ट्री किसी जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है। वैसे तो डाटा वगैरह भी होता है कि इतने करोड़ रुपए लगा है, तो उससे हम लार्ज बोलेंगे इतने, क्योंकि आपने इसमें बुक में मेंशन नहीं किया तो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा। आप ओनरशिप के बेस पर आ जाओ। ओनरशिप मतलब मालिकाना हक। एक होता है प्राइवेट कंपनी, ठीक है। दूसरा होता है स्टेट ओन या पब्लिक कंपनी, ठीक है। और तीसरा होता है जॉइंट सेक्टर, और चौथा होता है कोऑपरेटिव सेक्टर। तो चार प्रकार की ओनरशिप मतलब होता है मालिकाना हक पर चार प्रकार की कंपनी को यहाँ पर बांटा गया है, ठीक है। तो आपको चारों के एग्जाम्पल पता होना चाहिए, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ये कंपनी किसकी है? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब जो समाज के कल्याण के लिए होती है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, समाज की वेलफेयर के लिए होता है, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखो सेल SAIL, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता ना, सेल की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये पब्लिक कंपनी है। फिर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट मतलब होता है जैसे प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिल गए और मिलकर कंपनी को चला रहे हैं, ठीक है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है। तो ये जॉइंट सेक्टर में आएगा, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेटिव में कौन सी इंडस्ट्री आती है? कोऑपरेटिव में मतलब जो जिसके पास खुद का रॉ मटेरियल होता है और सारे रिसोर्स पे खुद का कंट्रोल होता है, वर्कर भी उनके पास खुद के होते हैं, जैसे अमूल हो गया, सुधा डेयरी हो गया। तो आप जैसे मैचिंग में दे सकता है, ठीक है। और प्राइवेट में आप रिलायंस का नाम बता सकते हो, जो प्राइवेट कंपनी है ना, तो प्राइवेट कंपनी होती है, आप उसमें रिलायंस का नाम बता सकते हो, ठीक है। आप डोम्स कंपनी बोल सकते हो, ठीक है। और फैक्टर इफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये कह रहा है कि अगर कोई फैक्ट्री लगानी है, ये 5 नंबर में आ सकता है। कोई फैक्ट्री लगानी है तो उससे पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। मान लो मुझे कोई फैक्ट्री लगानी है तो मैं किन बातों को ध्यान में रखूंगा? मैं देखूंगा वहाँ पे लैंड कितने की मिल रही है, यहाँ पे लैंड अवेलेबल है या नहीं, वहाँ पे क्या पावर है, क्या वहाँ रॉ मटेरियल है, क्या वहाँ लेबर है, कैपिटल है, मार्केट है, तो ट्रांसपोर्ट है। इन सबको आपको याद रखना है। और इन्हें जैसे 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट में लिख के दो दो लाइन लिख देना। पॉइंट्स में लिखोगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बाकी इंडस्ट्रियल रीजन वगैरह बता रखे हैं कि भाई कौन कौन से रीजन किस किस चीज के लिए है, ठीक है। मतलब पूरे वर्ल्ड में ना सबसे ज्यादा मतलब कहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, तो ये मैप में दे रखा है जहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया कहलाते हैं। जैसे भारत में, इंडिया में कहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन है जहाँ पे फैक्ट्री फैक्ट्री मिलेगी? मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, ये है नॉलेज के लिए, ठीक है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या है? मतलब एक बार क्या हुआ था, भोपाल के अंदर जो है ना एक गैस थी वो लीक हो गई थी, और वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, जिसकी वजह से फैक्ट्री के अंदर जो बहुत से वर्कर सो रहे थे वो सोते सोते ही उनकी डेथ हो गई, और आसपास के जो लोग थे ना उनके वो भी मर गए। ये देखो 3598, 1989 की बात है, इतना बड़ा हादसा हुआ था ये, ठीक है। ये हमेशा डिजास्टर के रूप में याद किया जाता है। भोपाल के अंदर ये बहुत बड़ा हादसा हुआ था फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कौन सी फैक्ट्री थी? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी। देखो हादसा जो हुआ था ना वो 3 दिसंबर 1984 में हुआ था, ठीक है। रात के 12:30 पर हुआ था, ठीक है। AM लिखा है ना, और रात के मतलब समझ लो, है ना। और ये जो है 1989 में डिक्लेयर किया गया था, वो इतने लोग मर गए थे, ठीक है ना। आपको याद रखना 1984 में, ठीक है। उसके बाद देखो मेजर इंडस्ट्री बता रखी है। जैसे अगर आपसे पूछे कि इंडस्ट्री में जो है ना किसको बैकबोन बोला जाता है इंडस्ट्रीज में, तो आयरन स्टील कंपनी को बैकबोन बोला जाता है, क्योंकि इसी के बेस पर सारी इंडस्ट्री टिकी हुई है। क्योंकि अगर यही नहीं होगा तो आप मशीन वगैरह कैसे बनाओगे, है ना। तो यहाँ पर अब इसके बारे में तो चलो आप खुद पढ़ लेना। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है स्टील कंपनी को बैकबोन कहा जाता है। क्योंकि क्यों कहा जाता है बैकबोन? क्योंकि इसी के बेस पर सारे टूल्स मशीन वगैरह मैन्युफैक्चर होंगी। अगर स्टील के बारे में बोले ना तो आप ये लिख देना कि स्टील बैकबोन क्यों है, बोले टफ होता है, इसको इजीली शेप दी जा सकती है। और जैसे आपसे ये पूछ सकता है, जैसे 8 टन कोयला लिया, 4 टन आयरन ओर लेंगे, 1 टन लाइमस्टोन लेंगे, तब जाके 1 टन स्टील बनेगा। स्टील को बैकबोन कहा गया। और ठीक है, तो ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसके बिना कोई भी इंडस्ट्री जो है वो स्टैब्लिश हो ही नहीं सकती, ठीक है ना।
तो आप ये थोड़ा थोड़ा अपने लैंग्वेज में पढ़ पढ़ के बता देना, बाकी थोड़ा बहुत मैंने आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे दिए। और देखो, भारत के अंदर जमशेदपुर में, ठीक है, याद रखना, ये टिस्को प्लांट लगा हुआ है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और उस 1947 में केवल यही था, एक ही था, अब तो और भी बहुत सारे हो गए, ठीक है। और ये टिस्को कब स्टार्ट हुआ था? 1907 में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? साक्षी में। कहाँ पर है ये? रिवर सुबर्ण नेखा और खारकी, झारखंड के अंदर, ठीक है। बाद में इसका नाम रिमेन किया गया। देख लो, अगर पूछेगा इसका नाम, जो पहले नाम क्या था, अब क्या नाम क्या रख दिया, अब इसका नाम जमशेदपुर रख दिया गया, ठीक है। पहले साक्षी था, उसके बाद क्या रख दिया गया? जमशेदपुर रख दिया गया, ठीक है। ये आपको थोड़ा थोड़ा डीपली पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसमें हम इतना, ठीक है, बहुत है ना। अब आगे देख लेते हैं। ये अच्छा, ये देखो पीटर्सबर्ग में क्या था, देखो हमने तो बहुत समझदारी दिखाई इंडिया ने कि वहीं पर मतलब फैक्ट्री स्टैब्लिश करी जहां पर रॉ मटेरियल मिल जाता, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं करा, ठीक है। देखिए, आपको याद रखना है कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये पीटर्सबर्ग, ठीक है। बस इसमें ये था कि 1500 किलोमीटर दूर से, ठीक है, हमें मतलब माइनिंग का काम कहीं और हो रहा है और उसका निर्माण कहीं और हो रहा है, ठीक है। तो अब इसलिए यहाँ पर बहुत कम रह गई हैं, ठीक है, यहाँ फैक्ट्रियाँ बहुत कम रह गई हैं। तो रीजन समझ में आ गया क्यों कम रह गई, कि जब रॉ मटेरियल दूर से मिलेगा तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए। जबकि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, इंडिया में क्या है कि वहीं पर अवेलेबल था, तो आराम से इंडिया में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल काम होता है, ठीक है। अब जैसे आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हो, ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि कोई भी रॉ मटेरियल बताओ दो, तो बताओ रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं, जैसे जिससे कोई चीज़ बनती हो। जैसे आप कॉटन बोल सकते हो, कॉटन रॉ मटेरियल है, ठीक है। और कौन सी रॉ मटेरियल है बताओ? आप आयरन और बोल सकते हो, बहुत सारे रॉ मटेरियल जिससे भी कोई चीज़ बनती हो। जैसे आप यहाँ पर शुगर लिख सकते हो, एंड प्रोडक्ट में जो बनकर तैयार हो, जो माल बिकता है, ठीक है, जैसे शुगर बिकती है, ठीक है, आप ये बोल सकते हो। आप जो है, अब यहाँ पे डोर लिख सकते हो, डोर बिकते हैं, ठीक है। या आप यहाँ पर क्लॉथ लिख सकते हो, जो भी मतलब माल बिकता है, मतलब एंड प्रोडक्ट है। टैक्सली एक्टिविटी किसे कहते हैं? जो मैंने बताया सर्विस सेक्टर होता है। जैसे आप बैंकिंग बता दो, इंश्योरेंस बता दो, ठीक है, आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बता दो, ठीक है, यहाँ पर आप लॉयर का काम बता सकते हो। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन कौन सी होती है? जो मतलब मतलब किसानों से कच्चा माल लेकर निर्माण करके बनाती है। तो आप यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री लिख सकते हो, यहाँ पे आप सिल्क इंडस्ट्री लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप आयरन और इंडस्ट्री लिख सकते हो, ठीक है, जो एग्रो बेस्ड है, ठीक है। दूसरा है कॉटन इंडस्ट्री कौन सी होती है? तो कॉटन इंडस्ट्री के एग्जांपल आप क्या दोगे? जैसे अगर आपसे पूछ रहे हैं कॉटन इंडस्ट्री के बारे में, तो आप बास्केट इंडस्ट्री बोल सकते हो, आप मैट बोल सकते हो, जो चटाइयाँ वगैरह बनती हैं। आप पोट्री के जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते हैं। आप स्टैचू इंडस्ट्री बोल सकते हो, मूर्तियाँ वगैरह बनती हैं। ऐसे कोई भी बहुत से एग्जाम्पल है। पोट्री मतलब होता है जो एक दो कमरे के अंदर छोटी सी फैक्ट्री जो लोग घर में खोल लेते हैं ना, छोटी सी इंडस्ट्री जो लोग घर में खोल लेते हैं। ये कह रहे कोऑपरेटिव इंडस्ट्री कौन सी होती है? देखो कोऑपरेटिव मैंने अभी आपको बताया था, देखो ये 4 प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, वैसे तो मैंने सारा बता दिया था। कोऑपरेटिव में यहाँ पर भी आया था, देखो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल जिसे बोलते हैं, फुल फॉर्म मैंने कहा था आ जाती है, सुधा डेयरी आ गई। आपसे जॉइंट सेक्टर की इंडस्ट्री पूछ ले, ठीक है, तो आप ये बता देना, मारुति उद्योग बता देना। तो पब्लिक की पूछ ले तो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, ये HAL बता देना, ठीक है। इस तरीके से ये इंडस्ट्रीज है। उसके बाद थोड़ा सा चैप्टर आगे का रिवाइज करा देता हूँ। देखो, ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा ह्यूमन रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बोले कि अगर ये ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा ना, तो जितने भी और रिसोर्सेज हैं वो यूजलेस हैं। देखो, लैंड क्या अपने भी यूज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स होगा तो ही डेवलपमेंट होगा, तभी कहीं कहीं नई चीजों का निर्माण होगा। ऐसे आप बना बना के लिख सकते हो। और फिर ह्यूमन को रिसोर्स कैसे बनाया जाएगा? अगर एग्जाम में ह्यूमन को रिसोर्स कैसे बनाएंगे, बोले उसे अगर हम हेल्थ देंगे, एजुकेशन देंगे, उसको स्किल सिखाएंगे, तभी एक ह्यूमन रिसोर्स बनेगा, ठीक है। आप कौन हो? आप ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो रहे हो, अभी आपके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, आप एजुकेशन सीख रहे हो, आप हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है। इस तरीके से आपको क्या करना है? ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, बनना है। उसके बाद देखो पॉपुलेशन का पैटर्न है, ठीक। पॉपुलेशन का पैटर्न आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन से पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाता है। देखो, यहाँ पर बता रखा है कि 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टे इन जस्ट 10 कंट्री। देखो, दुनिया की 60% जो पॉपुलेशन है वो 10 कंट्रीज में रहती है। अभी और इसमें आएगा, मैं बताता हूँ, वैसे है तो बहुत कुछ इसमें। इंडिया जो है, देखो अभी रिकॉर्ड के हिसाब से इंडिया जो है
अभी सेकंड नंबर पर है पॉपुलेशन में, अभी जो ऑफिशियल होता है। वैसे तो आपको पता है इंडिया फर्स्ट पे पहुंच चुका है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इसके हिसाब से देखो, चाइना फर्स्ट पे है, इंडिया सेकंड नंबर पे है, ठीक है। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि कहाँ पर कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो ये कह रहा है कि पैटर्न देखो पॉपुलेशन का कितना ज़्यादा वो बेकार हुआ है। देखो 90% जो वर्ड है ना, कि जो पॉपुलेशन 90% जो वर्ड की पॉपुलेशन है, वो लगभग 30% जमीन पे रह रही है। 90% लोग सिर्फ 30% जमीन पे रह रहे हैं। इतना मतलब ज़्यादा भी फैला, इतना क्राउडेड रीजन हो चुका है। कौन कौन सी जगह पे ज़्यादा भीड़ है? देखो ये कह रहा है साउथ में, साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा है। सम एरिया आर क्राउडेड एंड सम आर, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा कम पीपल रहते हैं। जहाँ पे हाई लैटिट्यूड एरिया है, जहाँ पे डेजर्ट है, जहाँ पे माउंटेन है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है ना, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, ठीक है। इक्वेटर में मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। याद रखना, जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर, उसके नॉर्थ में ज़्यादा लोग रहते हैं, साउथ में कम लोग रहते हैं। देखो मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन द टू कंटिनेंट, एशिया एंड अफ्रीका। देखो एमसीक्यू में पूछ सकता है। देखो 3/4 जो लोग हैं ना, 3/4 जो लोग हैं वो एशिया और अफ्रीका में मिला के रहते हैं। अब 3/4 का मतलब क्या हुआ? जैसे 100 है तो 75% लोग जो हैं वो दोनों कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, एशिया और अफ्रीका में। इतना पॉपुलेटेड एरिया हो चुका है ये, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए कि भाई पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्यों होती है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो आप ये सारे रीजन बता दो। क्योंकि क्लाइमेट तय करता है, वाटर तय करता है, मिनरल्स तय करता है। भाई जहाँ पानी होगा, जहाँ रिसोर्स होंगे, वहीं तो लोग रहेंगे ज़्यादा। तो 2-3 पॉइंट आप पढ़ लो। और ये आपसे पूछे डेंसिटी किसे कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए डेंसिटी किसे कहते हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ स्फीयर। ये याद रखना, ठीक है। ये यूनिट एरिया लिखा है ना, जैसे पर किलोमीटर स्क्वायर। ये देखो एवरेज डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन की इंडिया में। देखो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, ठीक है। अगर आपसे डेंसिटी पूछेगा तो बता दोगे ना, 382 लोग रहते हैं इंडिया में एवरेज, किसमें? डेंसिटी के मामले में, ठीक है। और कौन सा भारत में सबसे ज़्यादा मतलब एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? यूपी बता देना, ठीक है। सबसे कम पॉपुलेशन का है आप अरुणाचल प्रदेश बता देना, ठीक है। और पॉपुलेशन में चेंज कैसे कैसे आता है आप बता दोगे। देखो एक होता है डेथ रेट, एक होता है बर्थ रेट, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। और एक होता है माइग्रेशन। तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन में चेंज आ जाता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा बहुत इतने इसमें बता पाऊंगा, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए बर्थ रेट किसे कहते हैं। इतना रख लो, 1,000 पीपल में कितने बच्चे पैदा होते हैं। डेथ रेट 1,000 लोगों में कितने लोग मर जाते हैं। और माइग्रेशन क्या होता है? जब लोग मूवमेंट करते हैं, या तो किसी कंट्री में आ जाते हैं, किसी कंट्री से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों पता होना चाहिए कि कौन कौन से माइग्रेशन होते हैं। मतलब इमिग्रेंट क्या है, इमिग्रेंट क्या है, इन माइग्रेशन क्या है, और आउट माइग्रेशन क्या है। ये आपको क्वेश्चन नाम से पता लग गया होगा। इन मतलब क्या होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, आउट मतलब वहाँ से जा रही है, ठीक है। तो अभी इसमें इतना ही देख लेते हैं, है ना। तो वीडियो में अब मैं विराम लूंगा, ठीक है। ये पिरामिड के रूप में होती है, ये याद रखना, ठीक है। मतलब पिरामिड मतलब अगर आ जाए ना पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, तो ये बताना बनता है कि भाई देखो मतलब कितने, मतलब उम्र के हिसाब से कितने कितने पॉपुलेशन है। जैसे 14 साल तक के कितने हैं, 59 के कितने हैं, और 59 से ऊपर कितने हैं। 3 पार्ट में आप मेन याद रख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर इन्होंने 15 से नीचे को क्या बोला, यंग डिपेंडेंट बोला है, और एल्डरली डिपेंडेंट बोला है। जो 65 से ऊपर है, मतलब कौन से लोग होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, जो काम काज नहीं करते। तो 15 से नीचे और 65 से ऊपर। और किसको बोला गया है? जो एक्टिव होते हैं, जो काम करते हैं, ठीक है। तो वो 15 से लेकर 65 के बीच में, यहीं का लिखा होगा, ठीक है। तो चलो, बाकी इसमें और भी बहुत कुछ होता है। अभी इतना ही फिलहाल वीडियो में मैं विराम लूंगा। और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। बाकी सारी वीडियोस देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।